पेज नंबर 17 यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री। उसमें देखिएगा पहला यूज़ है सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव्स एंड कार बैटरीज। जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। फर्टिलाइजर्स जैसे कि अमोनियम सल्फेट, पेंट्स में, डाइज में, केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट, ये सब कुछ बनाने में हमारा जो एसिड है वो एसिड काम आते हैं। एसिड में खास तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद सेकंड वाला देखिएगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव्स लाइक टीएनटी। टीएनटी एक एक्सप्लोसिव होता है जो कि ये पहाड़ होते हैं ना, तो पहाड़ को फोड़ कर और बीच में से काट काट कर रास्ते बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, तो वो जो एक्सप्लोसिव है उसको टीएनटी बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। तो नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव्स लाइक टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, डाइज एंड प्लास्टिक्स, ये बनाने में काम आता है नाइट्रिक एसिड। फिर तीसरी टाइप का एसिड देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें देखिएगा क्या है कि इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स बिफोर दे आर गैल्वेनाइज्ड and for removing scale deposits from inside the boilers. It is also used in dyestuffs, textile, food and leather industries. तो ये जो है गैल्वेनाइजेशन जो हो जाता है ना, गैल्वेनाइजेशन मतलब ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, जैसे पेपर मिल है या फिर शुगर मिल है जिसमें शुगर बनती है, तो उसके जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं ना उनमें स्केल डिपॉजिट्स, मतलब उसमें आप समझ लीजिए कि जैसे शुगर केन होता है, शुगर केन का जो जूस होता है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉयल करा जाता है, तब जाकर शुगर बनती है, शुगर के क्रिस्टल्स बनते हैं। तो वो जो शुगर बनाई जाती है उसमें क्या है कि बड़ी बड़ी जो मिल है उसमें जो जहाँ से धुआं निकलता है, जो बड़ी उनकी चिमनी होती है, उनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना उनमें डिपॉजिट हो जाता है, इसी का शुगर केन का डिपॉजिट हो जाता है। तो जब वो डिपॉजिट हो जाता है तो उसको नॉर्मली कैसे भी साफ़ करने की कोशिश करें वो साफ़ नहीं होता, तो उसको साफ़ करने के लिए वहाँ पर क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक जेट के थ्रू, जेट क्या होता है कि एक पाइप है जो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर डालता है। जैसे आपने देखा होगा कि पाइप होते हैं ना जिससे व्हीकल्स की सफाई करते हैं, गाड़ियों की धुलाई करते हैं, बाइक्स की धुलाई करते हैं, तो उसके हाँ तो उसके आगे जो है उसके आगे नोजल लगा रहता है, तो वो एक जेट की तरह काम करता है कि पानी बड़ी तेज़ प्रेशर से पड़ता है, तो पानी जहाँ पर भी तेज़ प्रेशर से पड़ता है वहाँ मिट्टी वगैरह कुछ भी लगी होती है तो उसको साफ़ करता हुआ चला जाता है। सेम काम यहाँ पर होता है। ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके जो फर्नेस होते हैं उनको साफ़ करने के लिए जेट से बड़ी तेज़ प्रेशर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है, वो सब कुछ साफ़ करता हुआ चला जाता है। तो वहाँ पर वो स्टील के ऑब्जेक्ट्स कहीं गैल्वेनाइज ना हो जाएं, यानी कि रस्टिंग वगैरह होकर वो कहीं ख़राब ना हो जाएं, तो उसको साफ़ करने के काम आता है। फिर जो है इट इज़ ऑल्सो यूज इन डाई स्टफ्स, मतलब डाई अगर कहीं कलरिंग एजेंट्स वगैरह हमको बनाने हैं तो वो बनाने में HCl यूज़ होता है। टेक्सटाइल में फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री मतलब ये जो चमड़े के जो जूते बेल्ट वगैरह, गुड आफ्टरनून, तो उस सब में काम आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्वल लेंथ्स इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। मैग्नीशियम रिबन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम एसिड बेस सॉल्ट, मैग्नीशियम रिबन का मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम जो मेटल है उस मैग्नीशियम मेटल के ऊपर से एक बारीक सी फिल्म उतार ली गई, एक बारीक सी स्किन उतार ली गई उसकी, और उसको हम बोल देते हैं कि वो स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, तो उसको बोल देते हैं कि मैग्नीशियम रिबन, जैसे कि एक रिबन हो, कपड़े का रिबन हो, ऐसे ही होता है। तो मैग्नीशियम रिबन दो इक्वल लेंथ ले लिए गए मैग्नीशियम रिबन के, और उनको दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब A में और टेस्ट ट्यूब B में डाल दिया गया। फिर आप ये देखिएगा, अब वो बोल रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A while acetic acid CH3COOH इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब B। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तो टेस्ट ट्यूब A में ऐड कर दिया गया, टेस्ट ट्यूब A में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया गया, और टेस्ट ट्यूब B स्ट्रॉन्ग एसिड, और टेस्ट ट्यूब B में एसिटिक एसिड मतलब वीक एसिड हो गया CH3COOH, ये ऐड कर दिया गया।
In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? HCl. HCl वाले में फिजिंग का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम के साथ में HCl से रिएक्ट करेगा जब वो HCl के साथ में रिएक्ट करेगा MgCl plus H2 gas। जब वो मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट ये क्या जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आप ये देखिएगा कि उसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी और जो हाइड्रोजन गैस है उसकी जो फिजिंग होगी वो फिजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से किस केस में होगी जहाँ पर एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है HCl। तो आंसर देखिए इसका HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड वेयर CH3COOH इज़ अ वीक एसिड। Being a strong acid, the HCl solution contains a much greater amount of hydrogen ions in it, due to which the fizzing will occur more vigorously in test tube A containing HCl। तो जिसमें HCl है उसमें जो फिजिंग है वो बहुत तेज़ी से होगी। वो लिख सकते हैं ना रिएक्शन भी हो रहा है। हाँ रिएक्शन लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस HCl लिखा जा सकता है। सर मैग्नीशियम और नाइट्रिक एसिड का एक बार रिएक्शन देख लीजिए। सर क्योंकि कई जगह पे मतलब H2 गैस निकलता है प्रोडक्ट और एक और सॉल्ट निकलता है, पर सर कई जगह पे NO2 करके भी एक एक्स्ट्रा आएगा। देखिए अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने HNO3 के साथ करवाया तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2+, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, और जो ये NO3 है NO3 की वैलेंसी होती है 1-। तो जब कोई भी मेटल के साथ में एसिड का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे हमने तो एक ही एग्जांपल देखा था जिंक और HCl वाला। तो जिंक ने क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लिया था ZnCl2 और उसके अलावा हाइड्रोजन गैस अलग लिबरेट हो गई। तो जब हाइड्रोजन अलग हो गया यहाँ से तो मैग्नीशियम ने NO3 के साथ कंपाउंड बनाया तो ये क्या बन जाएगा NO3 का 1 तो आ जाएगा मैग्नीशियम के साथ, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और मैग्नीशियम का 2 आ जाएगा NO3 के साथ। तो MgNO3 होल ट्वाइस, MgNO3 होल ट्वाइस ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट, और जो हाइड्रोजन है ये अलग हो गया तो ये बन गया आपके पास H2 गैस। बस अब इसको बैलेंस कर दें। और सर कई जगह पे जैसे NO2 था तो वैसे हमारे टीचर ने बोला कि 10 के हिसाब से तुम्हारा जो रिएक्शन दिया कि मेटल प्लस एसिड तो H2 ही गैस दिखा लिया, बट NO2 क्या है? NO2 कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन सर इसी में कई जगह पे NO2 भी दिखा रहा है बाई प्रोडक्ट। सर एक दो क्वेश्चन है इसमें NO2 गैस भी रिलीज होती है। यस सर। अगर है ना तो देख कर मेरे को एक बार भेज देना रिएक्शन, मैं बता क्वेश्चन दूँगा। पेपर में हाँ भेज देना, मैं एक बार देख कर बताऊँगा। ठीक है चलिए जी, अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिस। ये नेक्स्ट पेज से है बेसिस। बेसिस में क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्ट होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्ट होता है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ऑक्साइड हो गया, हाँ सॉल्ट हो गया। चलिए जी पेज नंबर 18 पर आ जाइए। बेसिस द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कास्टिक सोडा, लाइम एंड वॉशिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। अब ये कास्टिक सोडा, लाइम और वॉशिंग सोडा इन्हें टेस्ट कौन करता है? साबुन को टेस्ट थोड़ी करता है कोई, के इसको खा कर देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है तो करा था एक बार? पिया था। नहीं भाई ऐसे मत किया करो, ऐसी चीज़ें छोटा था। सब बबल बनाने का पानी का फील होगा। फिर मुंह से बबल निकाल रहे होगे नहीं सर टीवी में देखते हो वही ट्राई किया होगा। चलिए जी आगे इसमें The solutions of substances like caustic soda, lime and washing soda are bitter in taste and soapy to touch, slippery to touch। तो इनके जो सॉल्यूशन होते हैं कास्टिक सोडा हो गया, लाइम हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो जो हैं बहुत कड़वे होते हैं और स्लिपरी टू टच होते हैं कि टच करें तो स्लिप हो जाता है। हाथ अगर गीले हैं आपने साबुन हाथ में लिया और फिसल जाएगा। तो ये जो है ये जो सब्सटेंसेस हैं ये बनते किससे हैं? ये मतलब इनका जो मेन जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोल देते हैं कि बेस। ये बेसिस से बन रहे हैं। They are called bases. Bases are the chemical opposites of acids. A base is a chemical substance which can neutralize an acid. All the metal oxides and metal hydroxides are bases. तो जितने भी metal oxide होते हैं या metal hydroxide होते हैं सारे के सारे bases होते हैं। सबका नेचर जो है वो बेस वाला होता है। और बेस का नेचर क्या है? बेस का नेचर ये है कि ये एसिड का एग्जैक्टली अपोजिट है नेचर में। ये एसिड के ठीक अपोजिट नेचर का है। एसिड के अपोजिट नेचर का मतलब क्या है कि एसिड की एसिडिटी खत्म कर देता है बेस।
एसिड की एसिडिटी खत्म करने का काम करता है। तो अगर कहीं पर किसी को एसिड बर्न्स हो जाए तो उस पर पानी डालने से ज़्यादा बेटर ये है कि भाई आप उसके ऊपर एक बेस लगा दें, तो एसिड का इफेक्ट तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सर बेसिक बर्न्स में सर एसिड डालना। बेसिक बर्न्स में एसिड डाल दें, लेकिन बेसिक बर्न्स इतने खतरनाक होते नहीं है क्योंकि ऐसे खतरनाक बेसिस जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है ना। वो मतलब नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो मिलते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर किसी भी, ये फिनाइल होता है, हार्पिक होता है, या फिर बैटरी के अंदर पड़ने वाला एसिड होता है, तो ये जो एसिड्स हैं ये तो डेंजरस होते हैं और ये डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलते भी हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर हम किसी खतरनाक बेस की बात करें तो केवल एक कास्टिक सोडा होता है। तो वो कास्टिक सोडा जो है वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता कि शरीर को जला दिया वहाँ से, या कपड़े पर गिर गया तो कपड़े को जला दिया, ऐसा नहीं कर पाता। तो इसलिए एसिड का ठीक अपोजिट होते हैं बेसिस। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, और स्लेट ग्लाइन, ये सारे के सारे एसिड होते हैं। इनमें एक्सेप्शन भी निकल कर आएगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इज ऑल्सो अ बेस दो इट इज़ नॉट अ मेटल हाइड्रोक्साइड। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो भी एक बेस होता है, लेकिन उसके बाद ये तब भी एक बेस है जब हम ये कहेंगे कि ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे मेटल ऑक्साइड बेसिस में मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। अब जब मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो मेटल कौन से हो गए? कोई भी मेटल वो होता है जो भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, यानी कि कैटायन बनाता है, उसको मेटल बोल देते हैं। तो अगर मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं सोडियम की बात करता हूँ यहाँ पर, मैं सोडियम की बात करता हूँ तो Na2O हो गया। Na2O कैसे बना? क्योंकि जो सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी है 1+ और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2-, तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो Na2O हो गया, ये हो गया Na2O। तो ये मेटल ऑक्साइड बन गया। अब अगर मैं मेटल हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड ये होगा कि मान लीजिए हमने कोई भी मेटल ले लिया, जैसे सोडियम है Na1+ और हाइड्रोक्साइड है OH1-, तो इसका 1 इसके साथ आ जाएगा, इसका 1 इसके साथ आ जाएगा, तो NaOH, ये हो गया मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड इस तरीके से। तो अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि क्या सारे के सारे हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिस होते हैं? हम ये कहेंगे नहीं, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, NH4OH, NH4 1+, इसकी अमोनियम आयन की वैलेंसी होती है 1+, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी हम जानते ही हैं 1-, तो इसका 1 इधर और इसका 1 इधर, तो ये क्या हो गया NH4OH। सो ये कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक बेस है। जैसे हम कहते हैं ना सारे मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिस होंगे, लेकिन ये क्या है, ये भी हाइड्रोक्साइड है, लेकिन ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, उसके बावजूद भी ये बेस है, ठीक। उसके बाद देखिएगा मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर ऑल्सो बेसिस। मेटल कार्बोनेट्स भी और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी, ये भी बेसिस ही होते हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस। तो सर उसमें हम ये लिख सकते हैं कि वो जब हम उन्हें एसिड का रिएक्ट करवाते हैं सॉल्ट और वाटर प्लस CO2 बनता है, लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन बताया दोबारा बताओ? Prove that metal hydroxide are basic in nature. मेटल हाइड्रोक्साइड और बेसिक इन नेचर। तो मेटल हाइड्रोक्साइड और बेसिक इन नेचर, इसको सीधा सीधा ये बताया जा सकता है कि उसका जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब वो एसिड का ठीक अपोजिट है। तो ये एक टेस्ट है बेसिस का, ठीक है। और दूसरा टेस्ट ये भी है कि भाई आप उसको अगर एक रेड लिटमस पेपर के थ्रू पास करेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब देखिएगा, दोज बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एल्कलीज। सम ऑफ द कॉमन एल्कलीज आर, जो भी बेसिस ऐसे हैं जो सीधा सीधा पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और किसी तरीके का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको हम बोल देते हैं एल्कलीज। ऑल वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। पानी में घुलने वाले जितने भी बेसिस हैं सबको हम एल्कलीज बोलते हैं, तो वो भी बेसिस, लेकिन पानी में घुल गए तो हम ये कह देते हैं कि उस बेस को फिर हम एल्कली बोल सकते हैं, पहली चीज़।
उसके बाद देखिएगा सम कॉमन एल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी एल्कलीज हैं वो ज़्यादातर कौन से हैं? जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सारे के सारे एल्कलीज होते हैं, वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखिएगा, जैसे हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ देखी ना, तो जो बेसिस की प्रॉपर्टी हैं वो उनसे लगभग उल्टी ही हैं सब जगह अगर देखा जाए तो। पहला देखो, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। अगर वहाँ का एसिड का याद करें तो एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, खट्टा स्वाद होता है उनका, इनका कड़वा होता है, ठीक। उसके बाद सेकंड है बेसिस फील सोपी टू टच। बेसिस जो हैं उनको जब हम टच करते हैं तो वो थोड़ा सोपी स्लिपरी सा लगता है, तो बेसिस फील सोपी टू टच। थर्ड है बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फोर्थ, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। उसके बाद आइए आप नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 19। तो अभी तक जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं अगर देखा जाए तो ये चार प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी एसिड्स में थी, बस एसिड में वो टच करने वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि पता है ना एसिड को टच नहीं कर सकते, टच करेंगे तो जल जाएंगे, ठीक। तो एसिड में टच करने वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, एक तो टेस्ट वाली थी, वो सोर थे, ये बिटर है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, वो ब्लू को रेड में कर देते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड में भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। उसके बाद जरा देखो कि अगली जो मतलब प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि जो एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते थे। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये देखेंगे कि बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेसिस जो हैं वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, ठीक है। एसिड्स तो सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही बनाते थे, लेकिन बेसिस कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देखिएगा इसमें है NaOH प्लस जिंक। पहला एक ही एग्जांपल दे रखा है, NaOH प्लस जिंक गिव्स Na2ZnO2। ये दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट बताए हैं, एक एल्यूमिनियम का भी बताया इसके साथ। एल्यूमिनियम जिंक की, अच्छा ठीक है। और इसको हीट कर दिया गया, ट्रायंगल बना देते हैं कैरो के ऊपर उसको। इसका मतलब ये है कि आपने टेस्ट ट्यूब में दोनों चीज़ें मिक्स करी और हीट कर दिया उसे, तो क्या मिलता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सोडियम के साथ जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। अच्छा जी, इसके बाद है ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जिन सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते बेस के साथ में कि वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना दें। जैसे एसिड में था कि सारे ही एसिड्स रिएक्ट करते थे सब मेटल्स के साथ में, यहाँ पर क्या है कि ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। तो सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। We can show the formation of hydrogen gas in the reaction of sodium hydroxide with zinc metal by doing the similar experiment as we have done in the case of acids। ठीक है, बिल्कुल सेम है। फटाफट से देख लीजिए। याद है जिंक वाले में क्या करा था हमने, एसिड वाले में जब जिंक को ऐड करा था कंसनट्रेटेड एसिड में, जब ऐड करा था तो हाइड्रोजन के बबल्स निकले थे, सोप सॉल्यूशन में डाला था उसको, एंड दे बर्न विद द पॉप्सॉन। ठीक है, ये हमने करा था। तो हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस के हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है ये पता ही उस सॉल्यूशन से चलता है। जब हाइड्रोजन को हम सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं तो बबल्स बनते हैं और वो बबल्स दे बर्न विद द पॉप्सॉन, ऐसा होता है। ठीक है, देखिएगा इसमें भी 3 स्टेप्स दे रखे हैं। पहला स्टेप है टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ऐड 5 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हीट द बॉइलिंग ट्यूब ऑन अ बर्नर। तो हमने बॉइलिंग ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग ट्यूब भी बोलते हैं। तो उसके अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, और उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, और फिर उसको जब हमने बर्न करना शुरू करा तो एक गैस लिबरेट होती है। Repeat all the steps in the same manner as we have done in the case of acids. We will find that the gas present in the soap bubbles
burns with a pop sound showing that it is hydrogen gas. वो बर्न करती है विद अ पॉप साउंड, तो उससे ये समझ में आ जाता है कि यस इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद थी। सिक्स्थ है बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस जो है ये रिएक्शन बिल्कुल सेम नहीं है एसिड्स वाला। उसमें क्या था कि एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ उल्टा है कि बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, कि बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो देखिए बिल्कुल उसी का उल्टा है। आपने क्या करा, अच्छा बेस के नाम पर ना सबसे कॉमन बेस यही होता है NaOH। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं, इसको कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि या सॉल्यूशन विच इज़ यूज इन द हाउस होल्ड फॉर क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, तो वो भी यही होता है NaOH। बर्तन साफ करने के लिए जो साबुन बनता है ना, विम बार वगैरह, वो सब इसी से बनते हैं NaOH से, ठीक है। और जो उसमें लिखते हैं ना 100 नींबुओं की शक्ति वाला विम बार, मुश्किल से मुश्किल दाग भी हटाए, वो जो ऐड में आता है, तो वो नींबू वींबू नहीं डालते उसके अंदर, वो कास्टिक सोडा ही होता है। सर आपने कॉमन सॉल्ट कह दिया सर, कॉमन बेस सर आपने सॉल्ट कह मुँह से निकल गया। चलिए जी NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O। क्या होता है कि ये तो हो गया Na1 प्लस और ये हो गया OH1 माइनस, ये हो गया H1 प्लस और ये हो गया SO4 2 माइनस। तो ये जो Na1 प्लस है ये SO4 2 माइनस के साथ कंबाइन कर जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी 1 इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा Na2SO4, इसकी वैलेंसी 1 प्लस इसकी वैलेंसी 1 माइनस, तो क्या बन जाएगा HOH। HOH को क्या बोल देंगे H2O, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, H2O ये हो गया। ठीक है जी, अब इसको आप बैलेंस करते रहिए। इधर सोडियम का 1 है एटम, इधर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाइए। इधर ऑक्सीजन के 1 2 2, 2 तो इधर हो गए और 4 इधर, तो 4 + 2 6, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन के 4 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर, उसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे, तो 4 और 1 2 2, 4 + 2 6, और ऐसे ही इधर 1 2 2 और 2 + 4 6, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा सल्फर जो है, सल्फर का इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन का इधर 2 है, 2 तो ये हो गया और 2 ये हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस से 2 2 हो गया। सर फिर जिंक के अलावा और किसी मेटल से रिएक्ट अच्छा ये वाला, ये जो बेस है ये सिर्फ जिंक के साथ ही कर रहा है। बस हाँ हाँ सर उसमें है ना एल्यूमिनियम को भी बताया मैं उसमें। तो हमारे एल्यूमिनियम टीचर ने बोला था कि बस जिंक के साथ करता हूँ, किसी मेटल के साथ नहीं करता हूँ। वही मेरे को ध्यान आ रहा है, एल्यूमिनियम का क्या है बताना सर जरा। करवाया था कि हमें नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि रिएक्शन तो है, जैसे इसको पता है क्या बोलते हैं, आपने पूछा नहीं कि इस कंपाउंड का नाम क्या सोडियम है, जिंकेट। इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं। वो जो एल्यूमिनियम वाला है उसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, उसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। मेरे को उसका फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसमें NCERT में और उसमें लखनऊ सिंह में दे के रखा है, बनता है लेकिन कंपाउंड बनता है, नहीं वो गलत नहीं करवाया उन्होंने, बनता है। मैं आपको देखकर बता दूंगा, मुझे बता देना, मैं रिमाइंड करा दूंगा और फिर नोट्स में ना इंक्लूड कर देना। सर वही होता है सर Na3Al2O2। नहीं ये नहीं होता, अलग होता है। अलग होगा क्योंकि देखिए अगर सिर्फ एल्यूमिनियम होता, सर अलग होता है। हाँ अगर सिर्फ एल्यूमिनियम होता ना तो मैं एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है उसको मैं सोडियम के साथ लिख सकता था। एल्यूमिनेट, एक मिनट सर देखना, इसमें वो या तो तो NaAlO2 हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम। अभी बता रहा हूँ बेटा, रुको। सर NaAlO2। NaAlO2 है ना, यस सर। ठीक है बस, तो यही है आपका ना NaOH प्लस एल्यूमिनियम, ये बनेगा NaAlO2। Na2 तो नहीं है ना, इसकी वैलेंसी किस तरीके से होती है हमको पता नहीं क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन है ये। तो ये 1-2 रिएक्शंस कुछ ऐसे आएंगे केमिस्ट्री में जो आपको बिना कुछ सोचे समझे सीधा याद ही करने सर पड़ेंगे। ये सब आपने ये मेटल्स नॉन मेटल्स में करवाया। हाँ मेटल्स नॉन मेटल्स में है ये, ठीक है। प्लस H2 नहीं, ये होगा, ये रिएक्शन बनेगा, ये इसमें दे नहीं रखा है, वो सही बता रहा है, ये बनेगा रिएक्शन। चलिए जी अगला देखते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये तो देख ही लिया। अब ये है कि व्हेन एन एसिड एंड अ बेस कंबाइन देन रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट इन द बेस टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो ये आगे बता रखा है कि H+ और OH- कैसे जुड़कर H2O बन गया है। ठीक है, ये बता रखा है, इसका कुछ नहीं है, छोड़ो इसको।
अगले पेज पर आइए भाई। अगला क्या है, ये 7th जो प्रॉपर्टी है, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस जो है ना वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग है क्या? भैया को नींद आ रही है यहाँ पे, कई बच्चे तो झपकियाँ ले चुके हैं। सर फिजिक्स ज़्यादा बोरिंग है। सर फिजिक्स बोरिंग है। अच्छा, सर इसके लिए सर ये सब फिजिक्स इंटरेस्टिंग सो फर्स्ट के 2 चैप्टर बता दोगे ना, फिर इंटरेस्टिंग है सर। सर न्यूटन के लॉ मुझे अब तक नहीं याद है। हाँ? अब तक याद नहीं है न्यूटन के लॉ। बहुत आसान है। सर 4th ये जो अच्छा है इसमें नींद नहीं आती। कौन सा? केमिस्ट्री में 4th ये इसमें नींद नहीं आती। सर फर्स्ट के 2 चैप्टर बता रहे हैं। कई बार वो कोटा फैक्ट्री का एपिसोड याद आ जाता है, हालांकि उसमें तो कौन सा वाला? केमिस्ट्री वाला एपिसोड था ना जिसमें वो परेशान हो जाता है। हाँ, एक्सेप्शन वाला, वो बड़ा लंबा सा उसका एक डायलॉग था भाषण उसमें। में। और वो लेकर आता है, वो समोसे लेकर आता है, कह रहे हाँ रख यहाँ पर समोसे सारे के सारे यही है ना। वो पानी का वो जार लेकर आता है, कहते हैं मेरे सर पर डाल दे इसको। वो परेशान हो जाता है, तो फिर वो कहता है कि भैया क्या हो गया, क्यों परेशान हो? कहते हैं कि आज मुझे ये समझ में आया। हाँ, कहता है आज मुझे ये समझ में आया, कह रहे इतने तो रूल्स नहीं है जितने एक्सेप्शन है। आज मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं, प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट में है। मैं खुद को कोसता रहता था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे दिमाग में कमी है, लेकिन प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, इस सब्जेक्ट में है। ये भी लाइन है कि न्यूटन ने तीन ड्रॉ दिया, उससे आगे फिजिक्स खत्म हो जाती है। हाँ, नहीं वो तो ठीक था, पर मतलब वही था, मतलब वो एक टीचर के इन्फ्लुएंस में था। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता था फिजिक्स, और केमिस्ट्री वाले टीचर थे वो आकर मजाक उड़ाने लगते थे। वो जीतू भैया जो दिख रहा था उसमें, जो उसका वो था मेन लीड जो करेक्टर था। हालांकि केमिस्ट्री के भी जो है ना, केमिस्ट्री के भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन वही है कि केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ना पड़ता है। बस ये चीज़ फंडा याद रखकर चलें कि हमको इसमें 3 काम करने होते हैं, समझना भी होगा, याद भी करना होगा, और कई जगह पर ना रटना भी होगा। कई चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ रटना भी पड़ जाएगा। सर कार्बन और हाइड्रोजन से कार्बन वाला तो इंटरेस्टिंग है चैप्टर, आपने फिर नहीं, मैं समझाऊंगा, आपने फिर ढंग से नहीं पढ़ा उसको, मैं ढंग से पढ़ाऊंगा। सर पानी से अरे 13 में भी तो 4:15 भी हो जाए। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, कौन सा करोगे? केमिस्ट्री में तो फिर कार्बन ही करेंगे ना, और क्या, और मेटल नॉन मेटल है, कार्बन कहेंगे, कार्बन कर लेंगे। ऑयल कार्बन होती है। सर मेटल सर ऑयल में क्या होती है? सर पहले हमारे अच्छा पहले कार्बन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमने करा नहीं है। नहीं सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर। कोई नहीं 2 दिन में हो जाएगा। रुको 1 मिनट, अभी आ रहा हूँ मैं।
एक ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा समय बनवा सकती है। 2 ना एक मेरे को रहता है, हम रहते हैं, मुझे रहता है, मेरा बैंक आने के बाद सबसे ज़्यादा 3 लाख रुपये देर को फिर रखता हूँ, चाबी में करना मुझे चलिए जी, तो बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हमने ये देखा था कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, इसको डिटेल में जो है ना वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में करेंगे कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। तो वो क्या करेगा? वो नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक है नेचर में, मतलब एक तरह से एसिड से रिएक्ट कर रहा है बेस, तो बेस का जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आप ले लीजिए कुछ भी, मैंने बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ये सातवीं प्रॉपर्टी है। बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड gives salt plus water. Salt plus water। अब क्या होता है कि जो बेस है, बेस हमने कहा कि चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड क्या हो गया? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। तो CaCO3 क्या हो गया? एक सॉल्ट, और ये क्या हो गया? तो सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर हो गया। चलिए जी, इसके बाद देखें व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। तो जैसे हमने एसिड्स में देखा था ना कि एसिड्स में कॉमन चीज़ क्या थी कि हाइड्रोजन प्लस आयंस एसिड्स में कॉमन था। ऐसे ही बेसिस में क्या कॉमन होगा कि OH माइनस आयन को हमेशा लिबरेट करेंगे। ठीक है, लिबरेट करेंगे मतलब प्रोड्यूस करेंगे। तो व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस, मतलब OH माइनस आयंस। सो अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन। तो जब भी कभी उसको पानी में घोल दिया जाएगा तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे हमने NaOH लिया और what do all bases have in common? NaOH हमने लिया और यहाँ हमने NaOH में क्या घोल दिया? वाटर को मिक्स कर दिया। तो क्या होगा? सीधा सीधा रिएक्शन है कि Na प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा। सभी बातें नहीं होंगी पीछे, Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से आप अगला ले लीजिए KOH। ठीक, तो KOH ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको पानी में घोल दो आप, क्या बनेगा? K प्लस और OH माइनस। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस, इसको पानी में घोल दो, Mg2 प्लस प्लस OH माइनस। तो इनके आयंस जो है वो टूट जाएंगे, OH माइनस आयन को मिलने लगेंगे। अच्छा, अब देखिएगा बेसिस जो हैं एसिड्स की तरह बेसिस भी दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। A base which completely ionizes in water and thus produces large amount of hydroxide ions is called as strong base। तो जो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरीके से जो पार्शियली आयनाइज होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं वीक बेस। तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था? जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता था वो स्ट्रॉन्ग एसिड।
जो लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता था वो वीक एसिड। ऐसे ही यहाँ पर जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा OH माइनस आयन वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम प्रोड्यूस करेगा वो जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो कम करेगा वो वीक बेस। सर डिटरमाइन कैसे करते हैं कि कौन सा ज़्यादा produce करता है? ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, बस वही याद करने हैं, है ना। हम ये उसमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे हमें पता चल जाए। जैसे हमने याद ही कर लिया था कि HCl, HNO3 और H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, और CH3COOH और H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है, ये दो जो हैं ये हमारे वीक एसिड हो गए। ऐसे ही यहाँ पर भी याद करना है। तो क्या है कि NaOH जो स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो हो गया NaOH। हाँ जी, सर मेरा पूरा साइंटिस्ट ने चेक किया कि कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। नहीं तो उन्होंने तो चेक करा ना, देखा ना कि हाइड्रोक्साइड आयन किस में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। उन्होंने तो वो करके देखा, प्रैक्टिकली करके देखा। ये हम भी देख सकते हैं, सर पीएच पेपर से तो पता चल जाएगा। पीएच पेपर से पता चलता है बिल्कुल। जिसमें भी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की पोटेंसी जिसमें ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे भी पीएच की वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, है ना, तो वो उतना लेस बेसिक होगा, और जितना ज़्यादा वो 7 के नज़दीक होगा हम कहेंगे कि ज़्यादा बेसिक होगा। ऐसे ही ये तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब वीक बेस की बात करते हैं। तो भाई वीक बेस क्या होंगे? 3 है वीक बेस, NH4OH, बहुत हंसी आ रही है, NH4OH, CaOH होल ट्वाइस और MgOH होल ट्वाइस। ये जो है ये वीक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो जब पान खाते हैं वो चूना लगाते हैं ना उसमें, ये खा लेते हैं उसको, वो खा लेते हैं उसको, तो ये वीक बेस है, ये नुकसान तो नहीं करता ना कोई ज़्यादा। अच्छा MgOH होल ट्वाइस जो है ज़्यादा नुकसान नहीं करता तो करता है नुकसान। ये नुकसान करता ही नहीं है एक्चुअली, ये बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है। मतलब पान जो है, पान का पत्ता जो है वो नेचुरल पत्ता है, ठीक है, वो नुकसान नहीं करेगा। उसमें ये लगाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नुकसान नहीं करता। उसमें जो टोबैको डाला जाता है ना, वो जुमा केसरी है ना, वो करता है नुकसान, वो नलपान मसाला टाइप, वो नुकसान करता है। तो वो तंबाकू, और उस पर लिखा भी रहता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लिखा रहता है ना, तो वो चीज़ तो नुकसान करती है, लेकिन ये नुकसान नहीं करता। तो ये शायद ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि शायद ये जो है ये उसके टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो शायद इसीलिए चूना लगाया जाता है पान में। खैर, फिर आ जाते हैं MgOH होल ट्वाइस। टोबैको में सर ऐसा क्या होता है जो कैंसर प्रोड्यूस करता है? ये मतलब कुछ भी है वो भी वैसे तो मिलता तो वो भी नेचर में ही है, नेचुरल सब्सटेंस से बनाया जाता है जो टोबैको होता है, लेकिन पता नहीं कोई नुकसान करता है, शायद न्यूरॉन्स को डैमेज करता होगा इस वजह से, समझ रहे हैं ना। उसमें क्या होता है कि जो कह देते हैं ना कि नशा हो गया, वो नशा क्या हो गया, वो न्यूरॉन्स को डैमेज करती है, वो चीज़ न्यूरॉन्स को डैमेज करती है, तो फिर हमें वो बना किसी से होता है टोबैको। टोबैको की लीव्स आती हैं, टोबैको लीव्स आती हैं, टोबैको लीव्स को सुखाया जाता है, काटा जाता है, और फिर उनका पाउडर बना के उसमें मिक्स कर दिया जाता है, और फिर उसको यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ होंठ के नीचे रख लेते हैं। वो लीव्स ही खा जाए उसकी। हाँ तो वो होते हैं ना, वो भाग भाग खा लेते उससे हैं, खेत होते हैं। फिर झूमने लगते हैं। डायरेक्ट में उसकी लीव्स ही खा हाँ जाए। तो मरने के बाद सर ज़्यादा हमको उसकी लीव्स हो गया जो हमें बना हुआ मिलता वो लीव सारा हमें होती है। तो फिर MgOH होल ट्वाइस, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये उसमें मिलता है डाइजीन में। तो जैसे किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खिला देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो उसका जो एसिड होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो पेट में जो जलन हो रही होती है वो एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बेसिस भी दो तरीके के हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इसके बाद आ जाइए भाई यूजेस ऑफ बेसिस पर। यूजेस ऑफ बेसिस में देखिएगा, यूजेस ऑफ बेसिस में पहला ही जो है, जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हाँ, एंटी एसिड, यही बेस को ही एंटासिड बोल देते हैं, जो बेसिस का अपोजिट होता है। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है? अनुष्का, आर्या, आयुष्मान, सुभान, शुभदा, ठीक है। अब देखिएगा यूजेस ऑफ बेसिस में पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रायन।
तो ये सिंथेटिक फाइबर ये रायन बनाने के काम आता है। सिंथेटिक फाइबर ये रायन ना वो होता है जिससे वो रेन कोट बनाते हैं ना, जिसके ऊपर आप कितना भी पानी डालो तो पानी जो है वो सरफेस के दूसरी तरफ नहीं आता। So, तो नायलॉन से नहीं बनता है? हाँ, नायलॉन से नायलॉन से भी बनता है, रायन से भी बनता है। द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर। तो सोप बनाने में, पेपर बनाने में उसमें काम आता है। दूसरा देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड स्लेट लाइम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर समझ रहे हैं ना, जो कपड़ों को सफ़ेदी की चमकार ज़्यादा चमका देता है। वो फिर नहीं, अरे सो वाइट वॉशिंग में हाँ, गाढ़ा red. हो गया होता है। वो यही तो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही तो है। हाँ, उसी का तो एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं मास्क लगा के आता हूँ इसलिए हाँ, इसमें ना एक नंबर छू गवा करा। थर्ड देखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड क्योर इनडाइजेशन। तो स्टमक में अगर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी एसिड यूज़ करा जाता है, वो है मैग्नीशियम सर हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा और कोई एंटी एसिड नहीं है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है। हाँ। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट जो है ना वो वॉशिंग सोडा का काम होता है, मतलब वॉशिंग सोडा के लिए भी सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करा जाता है, मतलब कपड़ों की धुलाई वगैरह के लिए। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर का मतलब, एक हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का डिफरेंस जानते हैं? नहीं पता। हार्ड वाटर वो होता है, वो ऐसा नहीं है कि छुओ तो बड़ा हार्ड लगता है, ऐसा नहीं है। हार्ड वाटर वो होता है कि जिसमें आपने कपड़े धोने की कोशिश करी और साबुन से आपने रगड़ा उसको तो वो झाग नहीं बनाता। आप लगातार साबुन लगाते जाओ लेकिन वो झाग नहीं बना रहा है, तो उसको तो बोलेंगे हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर ये होता है कि थोड़ा सा आपने किसी भी कपड़े को गीला करा, थोड़ा सा साबुन लगाया तो वो फटाफट झाग बन जाता है, तो उसको हार्ड, उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। हाँ, तो हार्डनेस क्या? आयंस का कम ज़्यादा हाँ, यही रीज़न है। उसमें आयंस ज़्यादा होते हैं हार्ड वाटर में, इस वजह से वो जो आयंस हैं और वो डिसोसिएट नहीं हो पाते, टूट नहीं पाते, तो इसलिए वो झाग नहीं बन पाता। और सॉफ्ट वाटर जो है, सॉफ्ट वाटर में आयंस आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब पी सकते हैं हार्ड वाटर को पी सकते हैं लेकिन ना वो पीने में बड़ा खारा होता है, बड़ा ख़राब होता है ना, और उससे ना पेट फूला फूला रहता है, तो ठीक नहीं रहता वो, मतलब स्टमक के लिए ठीक नहीं होता। हम लोग जो घरों में जो आरओ या ये वाटर सॉफ्टनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि पानी जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड। हार्ड होता है इसलिए मतलब वो ऐसा होता है कि इसमें सारे मिनरल्स वगैरह सब चीज़ जाके उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, उतने ज़्यादा होते हैं जितनों की ज़रूरत नहीं होती बॉडी को, तो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड फॉर बेकिंग पाउडर्स as an antacid to cure indigestion and in soda acid fire extinguishers। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज़ करा जाता है बेकिंग सोडा में, है ना, बेकिंग सोडा की तरह, मतलब कुकिंग फूड। अब वो खाना जो बनाते हैं ना, जैसे छोले या चना या राजमा बनाते हैं, तो वो जल्दी से फूल जाते हैं बेकिंग सोडा की हेल्प से, तो वो बेकिंग सोडा घरों में यूज़ होता है, खासतौर पर छोले, राजमा, चना ये बनाने के लिए। जैसे कैटलिस्ट बोल सकते हैं। कैटलिस्ट नहीं कहते इसको, कैटलिस्ट नहीं कहते, बेस है ना? क्योंकि बेस जो है ना, नहीं कैटलिस्ट पता है क्यों नहीं कहते? क्योंकि कैटलिस्ट वो होता है कि कैटलिस्ट अगर किसी भी रिएक्शन में ऐड कर दिया जाए तो कैटलिस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। और जब इसकी बात करेंगे बेकिंग सोडा की, तो ये बेस है, अगर इसको कहीं पर भी रिएक्शन इसका करवाया जाएगा तो ये रिएक्ट करेगा किसी भी चीज़ से। कैटलिस्ट खुद रिएक्ट नहीं करता, वो भड़का देता है, उसको एग्रेवेट कर देता है रिएक्शन, ठीक है, समझ रहे हैं? उसके बाद देखिएगा, मैं इसको ना एक वो भेज दूँगा आपको, पूरी जो सॉफ्ट कॉपी है वो देख लीजिए। उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि हम किसी भी एसिड का या किसी भी बेस का स्ट्रेंथ मेज़र करने के लिए क्या हमारे पास कोई स्केल है, कोई मेज़र करने की कोई चीज़ है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच। तो पीएच वैल्यू से ये पता चल जाता है कौन सा एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है। The strength of an acid or base is measured on a scale of numbers called the pH scale. The pH scale has values from 0 to 14. तो pH scale पर जो values होती हैं वो 0 से लेकर 14 तक होती हैं। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका pH जो है वो एक्जैक्टली 7 होता है, जैसे कि वाटर। तो वाटर के न्यूट्रल सब्सटेंस, तो उसका जो pH है वो एक्जैक्टली 7 के बराबर होता है। 7 से कम जिसकी भी pH वैल्यू है वो सब एसिड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और 7 से लेकर 14 तक, 14 से ज़्यादा वैल्यू होती नहीं pH की। सर कभी वाटर का पीएच का ऊपर नीचे हो सकता है? हाँ होता है ना,
होता है कई बार, क्या बिल्कुल एग्जैक्टली 7 तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है, कभी कभी थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। कई बार आप ये देखेंगे कि किसी जगह आप गए और आपने पानी पिया, आपको ये बड़ा कड़वा लग रहा है पानी, तो वो पानी जो है न्यूट्रल नहीं है, वो थोड़ा सा बेसिक है। और कई बार आप जब पानी पिएंगे तो आपको लगेगा यार पानी पी के कुछ खट्टा खट्टा सा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो पानी टूवर्ड्स एसिडिक है, मतलब उसका पीएच 7 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टंग है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हल्की सी चीज़ से भी ये सेंस कर लेती है, अगर हल्का सा भी पीएच चेंज होता है तो वो सेंस कर लेती है। तो किसी का भी पीएच अगर 7 से कम है, 0 से 7 के बीच में है तो वो हो गया एसिडिक, 7 से 14 के बीच में है तो वो हो गया बेसिक, ठीक है। चलिए जिसको आगे कल की क्लास में करेंगे कंटिन्यू, आज इतनी कर लीजिए, कल हम नेक्स्ट करेंगे। इथेनॉल को इथेनॉल कैसे बनाते हैं? इथेनॉल को इथेनॉल कैसे बनाते कैसे कन्वर्ट करते हैं? इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल का वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, इथेनॉल कैसे बनता है। हालांकि ये वाला तो हट चुका है सिलेबस में से, हाँ ये हट चुका है। कार्बन कंपाउंड्स जो है ना, कार्बन तो है लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स नहीं है, होमोलॉगस सीरीज तक है बस सिलेबस में, इसमें वो हट गया है। तो हमें इथेनॉल की अलग से प्रॉपर्टीज़, इथेनॉइक एसिड की अलग से प्रॉपर्टीज़ वो करनी नहीं है। क्या करवा दिया होगा तुम्हारे यहाँ, सारा करा दिया। चलो कोई नहीं, मैं कर लूँगा।